Hello everyone, my name is Mandeep Chaudhary and today we will discuss medieval period of हरियाणा, राइट। इससे पहले की क्लासेस में हमने एंशियंट हिस्ट्री देखी है और हरियाणा के कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखी थी। उसके बाद मैंने आपको अर्ली मेडिएवल पीरियड करवाया था। आज हम डायरेक्टली मेडिएवल पीरियड की तरफ चलेंगे और मेडिएवल पीरियड में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेडिएवल पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है सल्तनत पीरियड, जिसमें दिल्ली सल्तनत यानी कि जो टर्को मंगोल ट्राइब वहां से लोग भारत की तरफ आए थे, गौरी भारत में आया था, उसके गुलामों ने कैसे भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद जो पीरियड शुरू होता है दैट पीरियड इज मुगल पीरियड। और मुगल पीरियड इज बेसिकली दैट पीरियड जिसमें मुगल्स इंडिया में आते हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, राइट। सो आज हम बहुत ही पहला पीरियड जिसे कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। आइए लेट अस डिस्कस क्लास 5। इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया पहले लेते हैं। medieval period of हरियाणा हिस्ट्री। और इसका समय काल होगा 1206 से लेके 1526 तक। दूसरा 1526 से लेके 1707 तक, राइट। 15 जो 1206 से 1526 तक पढ़ेंगे उस पीरियड का नाम होगा दिल्ली सल्तनत। और जो 1526 से 1707 तक पढ़ेंगे इस पीरियड का नाम होगा मुगल एम्पायर। राइट। सो आज का हमारा जो पीरियड ऑफ डिस्कशन है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज योर दिल्ली सल्तनत फर्स्ट। दिल्ली सल्तनत। देखो, दिल्ली इज बेसिकली अ लोकेशन जहां पे इन लोगों ने अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश किया था। ये लोग कौन है जो यहाँ आएंगे इसके बारे में मैं आपको क्लास 4th में बता चुका हूं, राइट। और सल्तनत का मतलब है एरिया या फिर किंगडम विच इज रूल्ड बाय सुल्तान। सुल्तान का मतलब होता है सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ एम्पायर, राइट। तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड आज हम स्पेसिफिकली कंटेक्स्ट ऑफ हरियाणा में पढ़ेंगे। विजिबल है ना आप लोगों को? ओके, आइए देखो दिल्ली सल्तनत को हम कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर यू कैन से कुछ डायनेस्टीज में डिवाइड कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 के बीच की हिस्ट्री को बताता है, आपको प्रोवाइड करता है ना। इसमें हम कुछ डायनेस्टीज पढ़ते हैं। हाँ, हिंदी में ऐसे वंश पढ़ते हैं कुछ, है ना। इन डायनेस्टीज में कुछ 5 डायनेस्टीज हैं अपने पास। पहली है स्लेव, देन योर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोधी।
ये 5 डायनेस्टीज कवर करती हैं पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526, राइट। सो आज हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्पेसिफिकली कंटेक्स्ट टू द हरियाणा सिग्निफिकेंट रहा है। देखो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली ये 5 डायनेस्टीज की हिस्ट्री पढ़नी है। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। जब हम स्लेव डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में, इसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में, बहराम शाह के बारे में, मसूद शाह के बारे में और नसीरुद्दीन के बारे में। देन लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और यू कैन नॉट से कि भाई ये डायरेक्ट रूलर था, उलुग खान के बारे में पढ़ेंगे। जब हम खिलजी डायनेस्टी को कवर करेंगे देन वी विल अवेयर अबाउट द रूलर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अंतिम फिरोज शाह तुगलक। तुगलकों के समय के बाद या कहूं अंतिम तुगलक के समय के दौरान तैमूर का अटैक होता है भारत पे, उस पीरियड को भी पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद सैयद डायनेस्टी विच विल कवर द रूलर्स लाइक खिजर खान, मुबारक शाह और अलाउद्दीन शाह। लोधी डायनेस्टी विल कवर सबसे पहला बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड का इतिहास इन कुछ राजाओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है और स्पेसिफिकली कंटेक्स्ट टू हरियाणा हम इस हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आइए अब एक एक करके देखते हैं एक एक रूलर के बारे में जिनका कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा है दिल्ली सल्तनत को लेकर, राइट। एक चीज समझने की है कि भाई इस पीरियड में आपको एक पर्सपेक्टिव समझ के चलना है कि ये पीरियड किस दिशा की तरफ जाएगा। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, वो ऐसे अधिक कुछ यू कैन से सरकार को ऐसे निर्देश दिए गए हैं, ऐसी डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपको अपना पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह का रखना है ना। अब वैसे ही हम देखेंगे कि भाई जब आप ये दिल्ली सल्तनत पीरियड की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको किस किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। योर पर्सपेक्टिव या फिर फॉलोइंग इवेंट्स, किस तरह के इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं इस पीरियड के दौरान, राइट। पहला तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी फ्रॉम अब्रॉड इन इंडिया। भारत में फॉरेन से एक अथॉरिटी आई और उन्होंने यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कायम कर दी, अपने आप को राजा बना दिया। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का मतलब होता है एक रीजन का, जैसे ये अपना भारत है मान लो, तो इस पूरे भारत का एक ही राजा होगा, वन सिंगल किंग, ठीक है। इसका मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अब आओ आगे, ठीक है। नंबर 2, जब एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो आपके रीजन की है ही नहीं और अपने आपके रीजन को दबा के बैठ गए, तो फिर आप क्या उनका स्वागत करोगे? नहीं जी। तो यू विल रिवोल्ट अगेंस्ट देम, उस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अगेंस्ट लोग विद्रोह करेंगे, तो हमें वो विद्रोह भी इस हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तीसरा,
इंटरनल रिबेलियन, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि भाई एक किंगडम दूसरी किंगडम की दुश्मन है, या कहीं बार तो एक घर में ही चाचा भतीजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरनल, यानी अंदर की ही रिबेलियन, आपके साम्राज्य के अंदर से ही लड़ाइयां हो रही हैं, आपके घर से अंदर से ही, घर का भेदी लंका ढाए, वैसा कुछ। ठीक है, एक तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। और चौथा, इसमें आपको एक क्लास देखने को मिलती है। क्लास माने एक नोबल क्लास। नोबल कुछ ऑफिसर्स को कहा जाता है जो किंग की टॉप मोस्ट एडवाइजरी बॉडी होगी। एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, ये होंगे नोबल्स। ये नोबल्स तय करेंगे कि आगे का रूल किस दिशा में जाएगा, यानी कि वो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ये ग्रुप ऑफ लोग तय करेंगे, राइट। सो जब हम मेडिएवल इंडिया को किसी भी कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, चाहे हरियाणा की तरफ से पढ़ें या फिर इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली पढ़ें, तो हमें कुछ इन पर्सपेक्टिव को देखते हुए पढ़ना है। अगर आप इन पर्सपेक्टिव को पहले से अपने दिमाग में रखो कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, देन आगे की हिस्ट्री आप लोगों के लिए आसान होगी, राइट। ओके, आओ जी देखते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी है अपने पास स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इस स्लेव डायनेस्टी में आप लोगों को रूलर्स मिलेंगे। नंबर 1 पे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा बंदा मिलेगा इल्तुतमिश। तीसरा बंदा मिलेगा रुकनुद्दीन। और चौथी मिलेगी रजिया सुल्तान। पांचवा मिलेगा बहराम शाह, और इसके साथ ही मसूद शाह। इन दोनों के बाद आपको देखने को मिलता है नसीरुद्दीन शाह या नसीरुद्दीन महमूद शाह, वटेवर। और अंत में यू विल फाउंड बहाउद्दीन बलबन। जब स्लेव डायनेस्टी पढ़नी है तो ये इन कुछ लोगों के बारे में डिस्कशन होगी, इन लोगों की हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान सुल्ताना, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, और अंत में आपका बहाउद्दीन बलबन, राइट। सो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये बंदा फाउंडर है, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है, और दूसरा यही बंदा फाउंडर है, क्योंकि ये गुलाम है तो इसी गुलाम के नाम से हो गई फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, जो किंगडम इसने बनाया उस किंगडम का भी ये बंदा फाउंडर है, राइट। तीसरा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ही बिल्ट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनवाई इस भाई ने, ठीक है। ही एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट दिल्ली।
दिल्ली को बनाया अपनी राजधानी, दिल्ली को बनाया अपनी कैपिटल, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी जिसका पहला किंग कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी डायनेस्टी को कहा जाता है मामलुक डायनेस्टी या फिर इलबारी डायनेस्टी। इन्हीं का दूसरा नाम है इलबारी या फिर मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। इस बंदे ने, दिख रहा है नहीं, हांसी, विजिबल है स्क्रीन यहां तक आपको? हाँ। सिरसा, रोहतक और रेवाड़ी, ये चारों जगह को अपने मिलिट्री सेंटर बना दिया और हरियाणा को किया अपने रूल के अंडर, ठीक है। हांसी, सिरसा, रोहतक और रेवाड़ी, ये 4 रीजन्स को अपने अंडर रखा। हरियाणा में ये बंदा बाय मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन के थ्रू कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है हरियाणा में। मिलिट्री एक्शन यानी कि अपनी मिलिट्री की ताकत के जोर पे हरियाणा को जीता, ठीक है। दूसरा, इस बंदे ने हरियाणा के लोगों की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है ये कुछ ऐसा इकोनॉमी में सुधार लेके आएगा या फिर इकोनॉमी में कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगा जिससे लोगों की मॉनिटरी वैल्यू पे कोई ना कोई इफेक्ट जाए। इकोनॉमी डील करती है पैसे से, इकोनॉमी डील करती है मॉनिटरी रिसोर्सेज से। सो ये बंदा इंट्रोड्यूस करता है खराज ओ जजिया, खराज ओ जजिया नाम की पॉलिसी इस बंदे ने इंट्रोड्यूस की, जिसके कारण हरियाणा के लोगों का एक इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पहला इंसान कौन था जिसने भारत में खराज और जजिया नाम की पॉलिसी लेके आया। और देखो, खराज और जजिया या तो ये हो सबके ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन ना, ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ लगेगा जो बंदा मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम के ऊपर। बाकी सब इस टैक्स से फ्री है, ओनली द पर्सन हु इज अ नॉन मुस्लिम। सो ये रिलीजियस पॉलिसी भी अपनी एक तरह से थोड़ी हिंदूज की तरफ गलत रखता है और मुस्लिम को प्रॉपर फोकस में रखता है ना। सो ऐसा कुछ पीरियड रहा है योर कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला इल्तुतमिश को देखते हैं अब। देखो, ये ऐबक पहला पढ़ लिया, अब इल्तुतमिश को पढ़ेंगे स्लेव पीरियड में ही। इल्तुतमिश, इसने जो पहला काम हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की तरह किया है, वो काम है आते ही एक टाइटल लिया कि मैं हूं दिल्ली का सुल्तान। सो इल्तुतमिश वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु टेक ओवर अ टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक है, जिसने एक सुल्तान का टाइटल लिया। दूसरा काम क्या किया इसने, ये हो गया पहला।
दूसरा, ही स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ नोबल्स विच इज नॉन एज, नोबल्स का एक सिस्टम शुरू करता है जिसे कहते हैं तुर्क ए चहलगानी। ये सिस्टम लेके आता है। तुर्क ए चहलगानी एक 40 ऑफिसर्स का ग्रुप है जो देखेंगे कि राजपाट कैसे चलेगा, कैसे सल्तनत पीरियड और ज्यादा तरक्की करेगा, कौन राजा को सलाह देगा, हमारी मिलिट्री कैसी होगी, हम कहाँ से मिलिट्री वेपन्स खरीदेंगे, हम कहाँ कहाँ ट्रेड करेंगे, हम लोगों के ऊपर कितना टैक्स लगाएंगे। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द टर्क ए चहलगानी, और तुर्क ए चहलगानी जिसमें 40 ऑफिसर्स होते थे। इन्हीं लोगों ने पहले देखो, इल्तुतमिश ही चहलगानी बनाता है और ये चहलगानी ही कारण बनेगी इल्तुतमिश की, यू कैन से, आगे जाके स्लेव डायनेस्टी के खात्मा करने का, राइट। आओ आगे देखते हैं। सो पहला तो हो गया कि इसने सुल्तान का टाइटल लिया। दूसरा हो गया ये बंदा तुर्क के चहलगानी इंट्रोड्यूस करता है। अब आ गया नंबर 3, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये बंदा इक्तादारी सिस्टम लेके आता है। इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। इक्तादारी सिस्टम क्या होता है? इक्ता का मतलब पीस ऑफ लैंड, और दार का मतलब ऑफिसर हु कंट्रोल, यानी कि एक लैंड के टुकड़े के लिए एक ऑफिसर हो गया, वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा यहां से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो भाई इक्तादारी सिस्टम, तुर्क के चहलगानी सिस्टम किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। हरियाणा में भी इसने टोटल 7 इक्ताज बनाए थे। ही मेड टोटल 7 इक्ताज इन हरियाणा, राइट। सो ये चौथा पॉइंट नोट कर लो, ही मेड 7 इक्ताज इन हरियाणा। इक्ता इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि पूरी जमीन को, जितनी भी भारत में जमीन है सारी को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर एक हिस्से के ऊपर एक इक्तादार रख दिया कि यहाँ जितनी भी खेती होगी, यहाँ से जितना भी खेती का अवशेष निकलेगा वो सारा का सारा बेचने के बाद जो भी टैक्स आएगा वो तू इकट्ठा करके लाएगा, और तू डिसाइड करेगा कि कैसे इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट की जा सकती है, राइट। इल्तुतमिश के समय पे कुछ लड़ाइयां हुई। बैटल्स, तो ये बैटल्स किस किस के साथ हुई हैं? पहली तो हुई है कुबाचा के साथ, और दूसरी हुई है यालदोज के साथ। कुबाचा और यालदोज कौन थे? कुबाचा था पंजाब का गवर्नर, ये पंजाब के ऊपर कंट्रोल किया करता था, पंजाब को संभालता था, पंजाब इसने अपना क्षेत्र बना रखा था। और जो ये यालदोज है, ये बंदा आया है गजनी से, ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय पे इन दोनों के ही अटैक होते हैं। यालदोज और कुबाचा में एक लड़ाई हुई जिसमें यालदोज ने कुबाचा को खत्म कर दिया, कुबाचा का नामो निशान मिटा दिया, हार गया ये और इसे भगा दिया। अब बचा यालदोज अकेला, यालदोज के साथ लड़ाई होगी डायरेक्टली इल्तुतमिश की, और इल्तुतमिश इसे हरा देगा, डिफीट कर देगा। किसको? यालदोज को। तो जो भी विद्रोह इसके समय पे हुए इसने दबा दिए,
यानी कि एक ताकतवर शासक था, कोई कमजोर शासक ये बंदा नहीं था, राइट। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ समय के बाद इल्तुतमिश की हो जाती है डेथ। व्हेन इल्तुतमिश डाइड, इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद ये डिसाइड करना था कि सुल्तान कौन बनेगा, अगला राजा कौन होगा। इसके बेटे थे 50 टोटल, ऐसा कहा जाता है। 50 बेटे थे, सारे लड़ते थे आपस में कि मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। तो एक बेटा जो सामने आता है हिस्ट्री में, उसका नाम है रुकनुद्दीन। इसे राजा बनाया जाता है, ये अगला किंग बनेगा। रुकनुद्दीन था बेचारा कमजोर, वीक रूलर। ठीक है, अपने बाप जितना ताकतवर नहीं था, अपने बाप जितना पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं रखता। तो एक कमजोर शासक है। सो कमजोर होने के कारण कुछ रीजनल लेवल पे लोग इसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। रीजनल रिवोल्ट अगेंस्ट रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के खिलाफ अहीरों का विद्रोह हुआ हरियाणा से। दूसरा जाट विद्रोह हुआ, और तीसरा राजपूत विद्रोह हुआ, जिन्होंने रुकनुद्दीन के खिलाफ यानी कि इल्तुतमिश के पुत्र के खिलाफ विद्रोह किया। अब एक विद्रोह हांसी से हुआ था इसके खिलाफ। हांसी आल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट रुकनुद्दीन, ये जो रुकनुद्दीन है, ठीक है। सो ये कमजोर सुल्तान है, कमजोर बंदे के पास शासन नहीं टिक सकता, कमजोर बंदा शासन पे लंबे समय तक रूल नहीं कर सकता, ठीक है। अब होता क्या है, ये बंदा हांसी में युद्ध करने में बिजी था, रिवोल्ट को दबा रहा था, है ना, रिवोल्ट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। पीछे से होता क्या है, इसकी एक बहन थी, जिसका नाम था रजिया, रजिया सुल्तान। भाई जा रखा है हांसी विद्रोह करने के लिए, और बहन अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली घोषित कर देती है कि मैं हूं आज से दिल्ली की सुल्तान, ठीक है। लेकिन इसे, रजिया सुल्तान को भी रीजनल रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ता है हरियाणा में, कि भाई इसके खिलाफ हरियाणा के कुछ लोग, रीजनल डायनेस्टीज रिवोल्ट करती है। जैसे कि वन इज रणशोवर जाट कम्युनिटी, ये इस रजिया के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और इनके साथ ही थे राजपूत। इन दोनों के विद्रोह से कैथल में एक लड़ाई होती है रजिया के साथ, जिसमें रजिया को भगवान के श्री चरणों में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है जी। सो कैथल की लड़ाई में रजिया मारी गई, कहा जाता है इसके, रजिया के साथ इसका हस्बैंड भी था अल्तुनिया। सो दोनों को इकट्ठे ही भगवान के पास पहुंचा दिया, एक तो रणशोवर जाट कम्युनिटी ने और दूसरे राजपूत ने, राइट। आओ अगला रूलर देखते हैं। रजिया सुल्तान के बाद सो नेक्स्ट रूलर इज योर नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, ये
रजिया के और यू कैन से जो रुकनुद्दीन है उनके कंपैरिजन में थोड़ा इंटेलिजेंट था, ठीक है। रजिया और योर नसीरुद्दीन के रजिया और उससे पहले जो रुकनुद्दीन आया है, इन दोनों के बाद एक रूलर और भी आया था, है ना। सो उन वो थोड़े कमजोर शासक थे, तो उनकी हिस्ट्री हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन महमूद को देखते हैं। नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ सबसे पहला रिवोल्ट जो हरियाणा से हुआ, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ मेवात। मेवात के लोगों ने डायरेक्टली नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, मेवात का उस समय गवर्नर बना रखा था बलबन नाम के बंदे को, और बलबन खुद चाहता था कि मैं मेवात के एरिया को जीत लूं। ये वहां के रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा इंप्रेस था और खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था मेवात को। सो बलबन की हेल्प से मेवात के विद्रोह को नसीरुद्दीन महमूद ने दबा दिया, खत्म कर दिया ये रिवोल्ट, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ही नसीरुद्दीन महमूद की हो जाती है एक अनहोनी डेथ। तो अब इस मेवात को कौन कंट्रोल करेगा? जो चाहता था इसके ऊपर कंट्रोल करना, बलबन। सो नाउ मेवात वाज अंडर उलुग खान, उलुग खान बलबन, ठीक है। दैट्स इट। बलबन मेवात को कंट्रोल करता है और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर देता है, इंडिपेंडेंट किंग। मतलब कि मैं किसी सेंट्रल अथॉरिटी की बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी दिल्ली सल्तनत की बात नहीं सुनूंगा, वहां के राजाओं की बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। क्योंकि ये आपस में ही लड़ते हैं, एक दूसरे के लड़ झगड़ के मर जाते हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनता। कुछ समय बाद होता क्या है, बलबन के समय पे मंगोल भारत में अटैक करते हैं। मंगोल लोग कौन थे, आओ एक बार समझते हैं। मंगोल कौन थे? और हाँ भाई, जो भी आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो, आप नोट्स जरूर बनाते जाएं साथ साथ, ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर सके इनको। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, हर एक चीज को अगर लिंक करना चाहते हो तो यू हैव टू मेड योर नोट्स बाय योर ओन हैंड, ठीक है, खुद बनाने हैं। होता क्या है, जो बलबन था इसके समय पे दिल्ली सल्तनत में कोई भी लीडर अच्छा नहीं था, ठीक है। और दूसरा, राजा की गद्दी खाली थी, रूलर की जो सीट थी वो थी एम्प्टी। तो कोई ना कोई चाहेगा ना कि हम जाके उस रीजन को दबा लें। इसलिए भारत में होता है अटैक ऑफ मंगोल्स ट्राइब। मंगोल ट्राइब सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, सेंट्रल एशिया, जहां आज आप कह सकते हो अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, हाँ, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उस एरिया से, सेंट्रल एशिया से ये लोग इधर आए। और ये पहली बार नहीं हुआ कि भाई सेंट्रल एशिया से पहला हमला इस समय पे हुआ है। आप देखो, ग्रीक्स, और पार्थियंस, सीथियंस, आर्यंस इन वैदिक पीरियड, तो तब से ही अटैक वहां से भारत की तरफ होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पे भारत को भारत की लग्जूरियस वेल्थ के लिए जाना जाता था। यहाँ बहुत ही महंगे और बहुत ही कीमती धातु मिलते थे। आप देखो, कोहिनूर हीरा भारत में होता था, है ना। सबसे ज्यादा महंगे जेवरात, ज्वेलरी, वो सबसे ज्यादा भारत में मिलती थी। इवन आज भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बीड्स को उठा के देखो, बीड्स को फैशनेबल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता था, है ना। सो भारत के पास एक प्रीशियस वेल्थ होने के प्रमाण है। उन्हीं प्रमाणों के बेस पे ये लोग भारत में आके यहाँ की संपत्ति को लूटने की कोशिश किया करते थे। इवन जो भी इन्वेडर भारत में आया है, वो चाहे सेंट्रल एशिया से आया हो, चाहे वो वेस्ट एशिया से आया हो, फिर चाहे वो मेसोपोटामिया से आया हो, इन्वेड करने जो बंदा आया है वो भारत को लूटने के लिए ही आया था। आप लोगों को या भारतीयों को कुछ सिखाने नहीं आया था।
जैसे अंग्रेज दावा करते हैं कि हम भारत में क्यों आए, तो उनका लिटरेचर आज भी मेंशन करता है कि भाई हम तो भारत को सिविलाइज्ड करने आए थे, आप लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझाने आए थे कि रूल कैसे किया जाता है, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री की क्या पोस्ट होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया। लेकिन उन गधों को कौन ये बताए कि भाई भारत एक ऐसा देश है जिसके पास आज से 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा शहर हुआ करता था, जहां पे हर एक चीज पहले से ऑर्गेनाइज्ड थी, हमें पता था कि कैसे सिस्टम को चलाना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, तो वहां डेमोक्रेसी ना भी होती तो भी हम लोग बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे उस समय। तो आज अगर लोगों की डिमांड डेमोक्रेसी है तो वी आर हियर, हमें भी पता है डेमोक्रेसी का मतलब। हमारे पास भी महाजनपद पीरियड में रिपब्लिक्स हुआ करती थी जो एक्ट करती थी गणराज्य की तरह, लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते थे, लोग ही काम करते थे, लोग ही खुद में सरकार थे। तो ये अंग्रेजों के दावे के एक हद तक गलत लगते हैं कि वो हमें सिविलाइज करने आए थे। आप किसी दूसरे के देश में आके बैठ जाओ और फिर कहो हम टैक्स लेंगे, ये क्या बात बनी, है ना? तो दैट्स इट। सो यहाँ भी ये लोग भारत को लूटने ही आए हैं, आपको कुछ सिखाने नहीं आए। तो हिस्ट्री में हमने बस यही पढ़ना है, मेडिएवल, एंशियंट, मॉडर्न में, कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी बार और किस किस बंदे के हाथों गवाया है, किस किस डायनेस्टी के हाथों गवाया है, और बाकी किस किस कंट्री से लोग हमारे यहाँ आए और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट लूट के ले गए। राइट, आइए आगे। सो मंगोल्स भारत पे पहली बार अटैक करते हैं किसके समय पे? बलबन के समय पे। बलबन का एक पुत्र हुआ करता था, बेटा हुआ करता था, जो कि इस मंगोल अटैक में मारा गया। सन वॉज किल्ड। जब बलबन का बेटा मारा गया तो बलबन इसके शोक में खुद भी बेचारा प्राण त्याग देता है। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत का सत्यानाश, समाप्ति हो जाती है। ठीक है, बलबन के समय पे हरियाणा में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि इसने कुछ न्यू इक्तास बनाए थे हरियाणा में। पहला बनाया था सोनीपत में, और दूसरा बनाया था योर करनाल के रीजन में, तीसरा बनाया था शिवालिक्स में। तो ये 3 इक्ताज बलबन के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे इनसाइड हरियाणा। राइट। आओ अब अगली डायनेस्टी देखते हैं। स्लेव खत्म, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में क्या होता है? जो स्लेव डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी का एक अंतिम रूलर माना जाता है जिसका नाम है कैकबाद। कैकबाद कौन है? लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है जी। सो कैकाबाद वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही वाज किल्ड बाय अ पर्सन नेम जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने इसे खत्म कर दिया और अपनी एक नई डायनेस्टी यहां शुरू की, किस नाम से? बाय द नेम ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो अब खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। किस किस को यहां पढ़ेंगे? जलालुद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन और एक और पढ़ा था कौन सा, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह। ठीक है, पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज जलालुद्दीन खिलजी। इसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट होता है, जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट। देयर वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट जलालुद्दीन खिलजी। कहां से हुआ वो रिवोल्ट? मेवात। सो ये बंदा अब चाहता था कि मैं मेवात, जो कि स्लेव डायनेस्टी से ही एक क्रिटिकल एरिया रहा है जहां से अटैक लगातार होते रहे हैं, ठीक है। सो इस मेवात को मैं पीसफुल करूं, पीसफुली एस्टेब्लिश कर दूं कि दोबारा से यहां से कोई रिवोल्ट ना हो। तो इसने यहां पे शांति एस्टेब्लिश की बाय वॉर्स। एक बार अच्छे से मेवात के लोगों को सबक सिखा दिया लड़ झगड़ के, और दोबारा इसके समय पे मेवात से कोई रिवोल्ट हुआ नहीं, ठीक है। सो मेवात की लड़ाई के बाद इसी का भतीजा, नेफ्यू बोलते हैं ना भतीजे को, इसकी समाप्ति कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड बाय हिज ओन नेफ्यू। जो जलालुद्दीन है, इसको उपहार मिलता है मेवात की लड़ाई के बाद अपने ही घर से, इसका नेफ्यू, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन। ये खत्म कर देता है जलालुद्दीन को, किल्ड जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और खुद बन जाता है राजा। अब आज्ञा हो, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे भारत में दोबारा से अटैक होता है, कहाँ का, मंगोल आर्मी का अटैक हुआ दोबारा से। किसके समय पे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे मंगोल्स अटैक कर देते हैं भारत के ऊपर। अब हांसी और हिसार, यहां का एक गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था नानक। नानक ने मंगोल्स के अटैक को फेल कर दिया हांसी और हिसार में, और जो मंगोल सैनिक थे उनको कर लिया गिरफ्तार, ठीक है, नानक ने। आओ देखते हैं क्या करता है ये नानक। और प्राउड की बात यह है कि ये बंदा हिंदू गवर्नर था, इसका हिंदू मिलिट्री जनरल था, है ना, जो फौजी होता है ना सबसे बड़े वाला मिलिट्री जनरल वो। तो इस बंदे ने, नानक ने अपोज कर दिया किस अटैक ऑफ मंगोल, मंगोल्स ने जो अटैक किया था उसे दबा दिया, ठीक है। और दो ऑफिसर थे, एक था अली बेग खान और दूसरा बंदा था तरताक खान। ये कौन है? ये मंगोल सेना के मिलिट्री गवर्नर है, मंगोल मिलिट्री ऑफिसर, उनके फौजी हैं। इन दोनों को कर लाया अरेस्ट और इनसे 3000
मंगोल घोड़े छीन लिए और गिफ्ट कर दिए अपने राजा को, जिसका नाम था अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन से बड़ा खुश हुआ कि भाई अपने पास कोई दलेर बंदा है हरियाणा से, हांसी और हिसार पे, जिसने मंगोल के अटैक को भी रोक दिया है। ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है और इस हिस्ट्री को याद भी रखना है, नोट्स बनाने हैं साथ साथ। आओ आगे। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक एडवाइजर हुआ करता था। ठीक है, इस एडवाइजर का जिक्र हमें बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है ना। नाम है मलिक कफूर। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद, जब अलाउद्दीन की समाप्ति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मलिक कफूर जो कि इसका मेन एडवाइजर हुआ करता था, इसका राइट हैंड हुआ करता था, ठीक है, वो मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के ही बेटे शहाबुद्दीन उमर को किंग घोषित कर दिया कि भाई आज से शहाबुद्दीन उमर है किंग, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो नोबल्स हैं, नोबल्स क्या करते हैं, इस मलिक कफूर की हत्या करवा देते हैं कि भाई मलिक कफूर ही ने सलाह देता है, वो एक अच्छी लीडरशिप रखता है, वो अलाउद्दीन को भी सलाह देता था और इसको भी देता है। सो नोबल्स ने इसका खात्मा करवा दिया और शहाबुद्दीन को सिक्योरिटी दी एक बंदे की, जिसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह की सिक्योरिटी दे दी, इसको गार्ड रख दिया कि भाई तू शहाबुद्दीन उमर के साथ रहे, ठीक है, इसको कोई तकलीफ ना आए, तू राजा बन के रहे। अब देखो कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं राजा, यहाँ नोबल से संभाल रहे हैं गद्दी को, नोबल डिसाइड करेंगे, वो चाली चहलगानी डिसाइड करेगी कि किस तरफ जाएगा दिल्ली सल्तनत का रूल, कैसे यहाँ रूल होगा। लेकिन इन नोबल्स ने आगे जाके दिल्ली सल्तनत की पूरी हिस्ट्री को खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ हर एक रूलर लंबे समय तक टिकेगा ही नहीं, है ना, और वही एक कारण बनेगा आने वाले समय में दोबारा से अटैक्स होंगे। अब देखिए ये पावर उतनी भी ताकतवर नहीं है कि देख दो बार मंगोल अटैक्स कर चुके हैं, पहले बलबन के समय, अगेन दूसरी बार अलाउद्दीन के समय। अगर अलाउद्दीन इतना ही लीडरशिप वाला बंदा होता तो फिर किसी में क्या दम था कि वो भारत के ऊपर अटैक कर देता, है ना। सो दैट्स वाई कि नोबल्स के हाथ में पावर है, ये लोग किसी एक राजा को टिकने ही नहीं देते। आगे देखते हैं। अब दिल्ली सल्तनत अंडर है किसके, शहाबुद्दीन के, शहाबुद्दीन उमर के, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र जी है, ठीक है। और इसको दे रखा है एक बंदा जिसका एज अ बॉडी गार्ड, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, नेम इज मुबारक। मुबारक ही शहाबुद्दीन को मार देता है, मौत के घाट उतार देता है और खुद को सुल्तान घोषित कर देता है कि भाई मैं ही हूं आज से सुल्तान। ठीक है, आपको गार्ड रखा गया और आपने राजा की ही हत्या कर दी, अब आपकी भी कोई हत्या करेगा। मुबारक की दुश्मनी थी एक बंदे के साथ जिसका नाम था खुसरो शाह। इसने आगे खत्म कर दिया किसे, मुबारक को, कि चल भाई मौत मुबारक, मुबारक भाई तुझे मौत मुबारक। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो खुसरो शाह है
खुसरो शाह की लाहौर के गवर्नर के साथ दुश्मनी थी, ठीक। अब इसकी लाहौर के गवर्नर के साथ लड़ाई होगी। खुसरो शाह डिफीटेड बाय गवर्नर ऑफ लाहौर, लाहौर के गवर्नर के द्वारा खात्मा कर दिया गया, और उस गवर्नर का नाम था गाजी मलिक। यही गाजी मलिक वो बंदा है जो बाद में जाके गियासुद्दीन तुगलक बनेगा, यानी कि अगली डायनेस्टी की नींव रखेगा। दैट इज योर तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, एक एक चीज को नोट करते जाओ। तुगलक डायनेस्टी हो गया यहां तक। जिस समय तुगलक वंश की नींव रखी गई, यानी कि जब तो ये घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखी गई। घियासुद्दीन तुगलक यही है ना फाउंडर। लेकिन इसे फाउंडर बनाने के पीछे ये अकेला बंदा नहीं है। अपने हरियाणा से एक कम्युनिटी आती है खोखर। सो इन खोखरों के साथ की वजह से, खोखरों ने साथ दिया, तब जाके गियासुद्दीन ने उस बंदे को, खुसरो को मारा, खुसरो को डिफीट किया गया, राइट। सो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आफ्टर द, you can say, in the Tughlaq dynasty, who supported Ghiyasuddin Tughlaq when he killed Khusro Shah? So the answer is खोखर डायनेस्टी। और खोखर डायनेस्टी में भी एक नाम आता है मूलचंद खोखर। मूलचंद खोखर, इनकी सपोर्ट से ही गियासुद्दीन तुगलक तुगलक बना था और तुगलक डायनेस्टी का नींव रख पाया था, ठीक है। खोखर ने भाला नहीं होता, भाला मार के इस खुसरो शाह के सिर से गद्दी, वो जो सिर पे ताज पहन रखा होता है ना, वो उतार दिया था और उठा के अपने नए आका गियासुद्दीन तुगलक के सिर पे रख दिया था। बट मुझे लगता है इन लोगों को अपने लिए लड़ना चाहिए था। खुद राजा बनते यार, किसी और के लिए लड़ रहे हो, है ना। चलो वट एवर इट इज, आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक का समय जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक अगला बंदा आएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, ये है नेक्स्ट किंग। मोहम्मद बिन तुगलक एक कमजोर शासक था, वीक रूलर था, बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हिस्ट्री में नहीं की गई, ठीक है। इसके समय पे इब्न बतूता भारत में आया था। इब्न बतूता ये एक बंदा है जो फॉरेन ट्रेवलर है, फॉरेन से इंडिया में आया है ना। देखो, ऐसा भी नहीं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा ही वीक रूलर है, बट ये थोड़ा ना अलाउद्दीन के जैसा था। अलाउद्दीन जो कि एक्सट्रीम रिलीजियस पॉलिसी अप्लाई किया करता था,
मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं, एक्सट्रीम चीजें करना, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की तरह वैसा सा। सो इससे इसके पक्ष में नहीं थे ये लोग। इवन जब अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी ये अलाउ ये मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जो ग्यासुद्दीन तुगलक आया था, उसने हरियाणा में बहुत सारी डेवलपमेंट्स की थी, क्योंकि उसका साथ ही राजा बनने में हरियाणा के लोगों ने दिया था, खोखर्स ने दिया था, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ध्यान ही नहीं देता हरियाणा की तरफ, ना हरियाणा की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, ना पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ना सोशल डेवलपमेंट। ये सिर्फ अपने खुद को आगे बढ़ाने की सोचता है ज्यादातर केसेस में, राइट। सो इसका खात्मा होगा। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी का अगला रूलर आता है फिरोज शाह तुगलक। ये है बंदा स्टार मार्कर फॉर हरियाणा। इसने हरियाणा में बहुत सारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स की है, ठीक है। क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स की हैं? इसने कैनाल्स बनाई और इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाता है, फोर्ट्स बनाए, पॉन्ड बनाए। इसके अलावा इसने हिसार को एक डेवलप्ड सिटी बनाया और नाम रखा हिसार फिरोजा। इवन फतेहाबाद का भी नाम इसी के साथ जोड़ा जाता है कि फतेहाबाद नाम की सिटी का डेवलपमेंट भी इसी बंदे ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। दूसरा और क्या करता है ये, ही मेड एग्रीकल्चर स्मूथ, मतलब लोगों के ऊपर से टैक्स कम कर दिए, है ना, कैनाल से बनवाई, एग्रीकल्चर में लोन्स दिए, लोगों को सपोर्ट किया। तो ऐसा इंसान था। जहां एक तरफ ये बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अच्छी रखता था, वहीं रिलीजियसली ये बंदा उतना ही ज्यादा एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम रिलीजियस पॉलिसी। एक्सट्रीम रिलीजियस पॉलिसी का मतलब है कि एक ऐसा बंदा है जो लोगों को फोर्स करता है कि आप लोग अपना कन्वर्जन करो, कन्वर्ट करो अपने आप को फ्रॉम योर रिलीजन टू हिंदू टू मुस्लिम। कन्वर्जन रेट इसके समय पे धार्मिक लेवल पे बढ़ गया, ठीक है। सो कहा जाता है कि गोहाना और सफेदों, ये दो जगह के लोगों का इसने कन्वर्जन किया था और इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा धार्मिक लेवल पर अत्याचार भी किए थे, ठीक है। राइट। तुगलकों के समय पर ही भारत में सबसे ज्यादा, यू कैन से द पर्सन, फिरोज शाह तुगलक के समय पर हरियाणा के क्षेत्र में हिसार, हांसी, सिरसा, रोहतक, इन पूरे एरियाज में मुस्लिम कन्वर्जन हुए हैं, जिसमें लोगों को फोर्स किया गया था कि आप हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, राइट। एक गांव भी बताते हैं कि वो गांव ऐसा था, वहां के मुखिया ने खुद, इसने उस मुखिया के साथ कोई डील साइन की और उसे कहा कि भाई आप कन्वर्जन कर लो अपना, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो उसने, एक ने कन्वर्जन किया, बाकी लोगों ने भी खुद को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, राइट। सो आज भी आप लोग देखोगे मेवात के एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है और यहाँ इस बंदे का बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रहा है, राइट। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। देखो सेंट्रल एशिया के रीजन से भारत में लगातार आक्रमण होते थे,
जैसे ही ये तुगलक डायनेस्टी अपने एंड पर थी, लगभग खत्म होने वाली थी, तो एक एरिया है सेंट्रल एशिया में आज भी, वो एरिया है समरकंद। यहां से एक ग्रुप, एक कम्युनिटी आती है जिनका नाम था तैमूर्स। सो तैमूर का आक्रमण होता है भारत में इन 1398 के आसपास, जब भारत में तुगलक डायनेस्टी का अंत होने वाला था। उस समय कौन अटैक करता है? तैमूर भारत के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तैमूर्स ने क्या किया? भारत के ऊपर अटैक किया और भारत में लगभग 1 मंथ तक रुके। हरियाणा को भी इन्होंने अच्छे तरीके से लूटा, इंक्लूडिंग थानेसर, हांसी, सोनीपत, ये पूरा एरिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर एक जगह से लूट लूट कर लेकर गए। ठीक है जी। और भारत से ऐसा भी कहा जाता है उस समय पे ये लोग 1600 घोड़े लेकर गए थे लूट के, और 16 लाख क्विंटल अनाज, गेहूं, ये लूट के लेके गए थे। ठीक है जी। सो ऐसे करते करते इन लोगों ने भारत को कर दिया बिल्कुल खाली, और दिल्ली में अपने एक गवर्नर को अपॉइंट किया, एक बंदे को रख दिया कि भाई तू दिल्ली को संभाल ले, लूटने में आगे हमारी हेल्प करता रहियो। उसका नाम रखा खिजर खान। खिजर खान को दिल्ली का गवर्नर बनाया और कह दिया कि भाई तू दिल्ली पर राज कर, शासन कर आराम से। ठीक है। खिजर खान एक बहुत ज्यादा तेज तरार गवर्नर नहीं था, इसीलिए ये बंदा बहुत ही कम समय के लिए भारत का राजा रहा है, लेकिन ये बंदा एस्टेब्लिशमेंट करता है भारत में एक नई डायनेस्टी की, एंड दैट इज योर सैयद डायनेस्टी। सो सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिजर खान। ठीक है। सो खिजर खान वाज द पर्सन हु रूल्ड इन सैयद डायनेस्टी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं टिक पाए थे। राइट। सैयद डायनेस्टी के बाद एक डायनेस्टी आती है हमारे पास, दैट इज योर लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, जिसे कि बहलोल लोधी शुरू करता है। ठीक है। बहलोल लोधी लड़ाई करता है मुक्तीज कम्युनिटी के साथ। ये कम्युनिटी कहाँ की है? हरियाणा की है। सो बहलोल लोधी के समय पर मुक्ति कम्युनिटी का रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट बहलोल लोधी, और इसने इस रिवोल्ट को दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस्ड दिस रिवोल्ट। बहलोल लोधी एक बहुत अच्छे लेवल का शासक नहीं था कोई, बट ये था कि मिलिट्री कैंपेनिंग करने में वो बंदा बहुत ताकतवर था, इसीलिए उसने, हरियाणा का एक रिवोल्ट होता है मुक्तीज, जो कि हरियाणा की एक कम्युनिटी थी, ये इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। इसमें बेसिकली एक बंदे का नाम आता है तातर यूसुफ खान। ये मेन बंदा था जिसने रिवोल्ट किया था बहलोल लोधी के खिलाफ। ठीक है। सो बहलोल लोधी के बाद कुछ समय पीरियड आएगा इब्राहिम लोधी का, और सॉरी सिकंदर लोधी का, और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट लोधी रूलर।
ठीक है जी। सो यहाँ आपका मिडिएवल पीरियड दैट इज सल्तनत पीरियड स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ हरियाणा समाप्त होता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है आज हमने? 5 डायनेस्टीज पढ़ी हैं। स्लेव्स के बारे में पढ़ा, खिलजीज के बारे में पढ़ा, तुगलक के बारे में पढ़ा, सैयद के बारे में पढ़ा और लोधी के बारे में पढ़ा। इनमें जो जो सिग्निफिकेंस पोर्शन इनका रहा है मैंने आपको कवर करवाया। आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी के लिए इस लेक्चर को आप चाहे रिपीट पे देखें, बार बार देखें। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी ये लेक्चर मिलेगा, है ना। सो आप लोग इस लेक्चर को बार बार देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी और हरियाणा जीके के रिगार्डिंग आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई विल आल्सो प्रोवाइड यू माई नोट्स, है ना। सो ताकि आप थोड़ा इजी वे से इसे पढ़ पाओ और लेक्चर्स को याद रख पाओ, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।